हाय गाइस एंड वेलकम टू AI 3000। हम सभी को अपनी लाइफ में बहुत बार कई चीज़ों पर गुस्सा आया होगा, लेकिन हमने मोस्टली उस गुस्से को दबा दिया होगा। मगर MCU का सबसे एंग्रिएस्ट एवेंजर अपने गुस्से की वजह से ही पावरफुल बना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द हल्क की। दोस्तों, हम सबको हल्क की स्टोरी पता है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का ट्रांसफॉर्मेशन पता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हल्क के ट्रांसफॉर्मेशन साइंस के बारे में, और साथ ही हम ब्रूस बैनर के हल्क पर कंट्रोल को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो बिना और गुस्से के चलिए आज के साइंटिफिक वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इस ट्रांसफॉर्मेशन के साइंस फील्ड के बारे में, तो हमें ध्यान देना होगा ब्रेन फंक्शन, न्यूरो साइंस और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर। ह्यूमंस की पूरी हिस्ट्री में हमने सभी तरह के इमोशंस को सोशली डेवलप होते हुए देखा है। ये इमोशंस हमें मिल सकते हैं ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज़ में, उन एरियाज़ में प्रेजेंट न्यूरॉन्स में और उन जीन्स में जो उन न्यूरॉन से रिलेटेड हैं। ग्रेट साइंटिस्ट ब्रूस बैनर एक बॉच्ड सुपर सोल्जर ट्रांसफॉर्मेशन का शिकार हुए, जहां उन पर बहुत सारे गैमा रेडिएशंस ने असर किया, और इतने भयंकर गैमा एक्सीडेंट के बाद ही वाज ऑल फाइन विदाउट इवन अ सिंगल स्क्रैच। तो थैंक्स टू मार्वल इन्हें एक खास एबिलिटी मिली हल्क में ट्रांसफॉर्म होने की, जब भी वो अपने इमोशन से कंट्रोल खो देते। हल्क बनने के बाद ये हरा भरा पहाड़ सिर्फ दो चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, या तो चीज़ों को स्मैश करने में या फिर अपने आप को प्लैनेट का सबसे पावरफुल बीइंग प्रूव करने में। इसका एग्जाम्पल हम थॉर रैग्नारोक में देख सकते हैं। हल्क की यही बात इसे विलन्स के लिए ही नहीं बल्कि एवेंजर्स के लिए भी एक खतरा बना देती है। इस बात को हमने नोटिस किया 2012 की द एवेंजर्स मूवी में, जहां थॉर ने हल्क को रोकने की कोशिश की, और 2015 के एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी, जहां स्कारलेट विच ने हल्क को बहुत गुस्सा दिला दिया था। हल्क के गुस्से को शांत करने के लिए थॉर और ब्लैक विडो ने कई बार कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का यूज़ किया है, लेकिन जब भी ये थ्योरी फेल होती है तो आयरन मैन अपने हल्क बस्टर आर्मर से हल्क पर एक बिल्डिंग गिराकर उसे शांत कर सकता है। ओह, टोनी इज नो मोर। अब हम इस बात पर फोकस करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। MCU में ब्रूस बैनर अपने हल्क आइडेंटिटी को लेकर हमेशा स्ट्रगल करता है। अब क्योंकि बैनर के इमोशंस ही उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो इसे फॉलो करते हुए हम भी ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रेस बैक कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें उसके ब्रेन में झांकना होगा। यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं क्रॉस ब्रेन एनाटॉमी को, और एक एजम्पशन करते हैं कि जब हमारे ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसका डायरेक्ट असर हमारे बिहेवियरल पैटर्न पर भी होता है। बात करें हल्क के ब्रेन की, तो वहाँ हमें उसके डिसीजन मेकिंग, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में ग्रेट लॉस नजर आएगा। और ये सब इसलिए बिकॉज हल्क के ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं वो सोचने के प्रोसेस में कम और एग्रेशन पर ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग के कुछ प्रोसेस जैसे कि इम्पल्स कंट्रोल, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। अब क्योंकि हल्क के ब्रेन में आए हुए चेंजेस से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स श्रिंक होता है, तो यही वजह है कि हल्क स्मैश ज़्यादा करता है और सोचता कम है। आगे हमें कॉर्टिकल नेटवर्क्स में भी फंक्शन लॉस नज़र आता है, जो कि लैंग्वेज प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसका एक रिजल्ट है कि हल्क कभी अपने लैंग्वेज में ना तो प्रीपोजिशंस यूज़ कर पाता है और ना ही अपनी बात एक्सप्लेन कर पाता है। ब्रेन के बाकी एरियाज जैसे कि एमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम भी श्रिंक होते हैं, और यही सभी एरियाज रिस्पॉन्सिबल है हमारे इमोशंस के लिए, जैसे कि फियर, एंजाइटी और एंगर। इन रीजन्स पर और फोकस करते हुए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें न्यूरोनल सर्किट्स की रीवायरिंग दिखे, जो कि एग्रेसिव बिहेवियर को एनफोर्स करती है और कॉग्निटिव प्रोसेस को लिमिट करती है। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से सिनेप्सिस के थ्रू कनेक्ट होकर फंक्शन करते हैं, और सिनेप्सिस के जरिए इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में ट्रैवल करते हैं। जब भी न्यूरॉन्स किसी भी तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक सर्किट बनाते हैं, जो कि अलग अलग सेंसरी इनपुट्स जैसे कि टच, स्मेल, विजुअल्स एक्सेट्रा से मिली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक बिहेवियर इनिशिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए एग्रेशन को हम एसोसिएट करते हैं एमिगडाला में क्रिएट हुए हाइपर एक्साइटेबिलिटी के साथ। इस फीलिंग को और ज़्यादा बढ़ाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि एसिटाइलकोलिन और ग्लूटामेट। जब ये एक्साइटेटरी सिनेप्सिस एमिगडाला में रिलीज होते हैं, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में न्यूरल पॉपुलेशंस और एमिगडाला के बीच की सिनेप्टिक स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। लेकिन क्योंकि हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन एक साइंस फिक्शन है, इसलिए ये फिनोमिना ब्रूस बैनर के बहुत काम आता है। जब ब्रूस हल्क बनता है, तो उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम से कनेक्ट करने वाली न्यूरॉन्स की सिनेप्टिक स्ट्रेंथ ब्रूस बैनर के लिए एक न्यूरल रिग्रेशन का काम करती है, और यही चीज़ ब्रूस बैनर को हल्क पर कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब हम इन चेंजिंग न्यूरॉन्स को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं। हम जानते हैं कि बैनर से हल्क बनना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब है कि जो मॉलिक्यूल्स इस प्रोसेस में यूज़ होते हैं वो सभी प्लास्टिक मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ये वो प्लास्टिक नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, बल्कि न्यूरोसाइंस में प्लास्टिसिटी का मतलब होता है न्यूरल कनेक्शंस में चेंजेस। यही फिनोमिना हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज होने में हेल्प करता है, और यही रीज़न है कि बैनर परमानेंटली हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हल्क सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही मौजूद रहे। हम सभी ने थॉर रैग्नारोक में बैनर को 2 साल तक हल्क बना हुआ देखा है, और इसके बाद इन्फिनिटी वॉर में थैनोस से पिटने के बाद हल्क हमें नज़र आया ही नहीं। और इसका मेन रीज़न न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, क्योंकि हल्क को इतना बुरा तो थॉर ने भी नहीं मारा था। अब हम फाइनली ये एक्सप्लोर करेंगे कि बैनर के ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन से उसकी पूरी बॉडी कैसे चेंज होती है।
जब एमिगडाला में हाइपर एक्साइटेबल सर्किट्स प्रोजेक्ट होते हैं तो बैनर की बॉडी में मौजूद गामा रेडिएशन वाले जीन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये सभी जीन्स उसी प्लास्टिक मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं जो हमने अभी स्टडी किया। अब लास्ट स्टेप, इस मैकेनिज्म को बॉडी के हर एक सेल से लेकर ब्रेन के न्यूरॉन्स में जहाँ ये कनेक्ट होते हैं वहाँ तक ऐड किया जाता है और इस तरीके से ब्रेन में आए ट्रांसफॉर्मेशन से बॉडी के हर एक सेल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने से हमें मिलता है द इनक्रेडिबल हल्क। ये सब बातें तो हुई मार्वल साइंस की, लेकिन अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड की तो ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमने आज तक नोटिस नहीं किया। थैंकफुली ऑलमोस्ट सभी ह्यूमंस को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना आता है। ये कंट्रोल हमारे चाइल्डहुड और एडोलेसेंस से ही प्री फ्रंटल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हो जाता है। हालांकि इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशनल बिहेवियर ह्यूमंस में नहीं लेकिन कुछ दूसरे क्रीचर्स में नजर आया है। ब्रेन के अलग अलग एरियाज से हमारे बिहेवियर में कौन से चेंजेस आते हैं ये स्टडी करने के लिए न्यूरो साइंटिस्ट ने कई सारे एनिमल मॉडल्स को स्टडी किया है। इनकी रिसर्च में ये सामने आया कि अफ्रीकन किकलेड फिश, जिसका बायोलॉजिकल नेम है एस्ट्राटोटिलापिया बर्टोनी, इनमें एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है हल्क की तरह बिहेव करने की। भले ही ये मछलियाँ हल्क की तरह डेंजरस ना हो लेकिन उसी की तरह एग्रेसिव बिहेवियर शो करती हैं। इस स्पीशीज़ के मेल्स दो में से एक सोशल स्टेट में अपीयर होते हैं। एक होता है हल्क जैसा एग्रेसिव डोमिनेंट और दूसरा बैनर की तरह सबऑर्डिनेट मेल। डोमिनेंट मेल्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं और उनके आइज, थ्रोट्स और पेक्टोरल फिन्स के नीचे डार्क स्ट्रिप्स होते हैं। इस कैटेगरी के मेल्स बहुत एग्रेसिव होते हैं। वो काटते हैं, चेस करते हैं और अपने टेरिटरी और फैमिली को बचाने के लिए बाकियों पर अटैक भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट मेल्स डार्कली कलर्ड होते हैं और वो अपना ज़्यादातर टाइम डोमिनेट मेल से बचते हुए स्पेंड करते हैं। अब अगर हम एक बड़े सबऑर्डिनेट मेल को एक छोटे डोमिनेंट मेल के सामने रख दें तो इनके बिहेवियर स्विच हो जाते हैं। यहीं पर हम देखते हैं इनमें आने वाला ट्रांसफॉर्मेशन। जो सबऑर्डिनेट मेल है वो अब एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लगता है और साथ ही अपना कलर और आई बार भी चेंज करना स्टार्ट करता है। ये चीज़ हल्क की तरह ग्रीन होने से तो कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ ही घंटों में इन दोनों की इंटरनल फिजियोलॉजी भी चेंज होने लगती है। जो सबऑर्डिनेट मेल है वो अब डोमिनेंट बन चुका है और ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है और दूसरी तरफ जो डोमिनेंट मेल अब सबऑर्डिनेट बना है वो स्ट्रेस के कारण ज़्यादा कोर्टिसोल रिलीज करता है। एग्रेसिव मेल के ब्रेन में न्यूरॉन्स रीवायर होकर उन सर्किट्स को क्रिएट करते हैं जो उसे एग्रेसिव बनाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश हल्क के ट्रांसफॉर्मेशनल साइंस को एक्सप्लेन करने की। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही ऑसम MCU और DCU रिलेटेड कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे।